दोस्तों, आप सबका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर इश्तियाक अहमद। ये सीरीज जो हमने पार्टीशन के बाद प्रिंसली स्टेट्स पे शुरू की हुई है, 2 पार्ट्स में मैंने कश्मीर के इशू को डील किया। अब मैंने कहा था कि हैदराबाद दक्कन प्रिंसली स्टेट पे अगली वीडियो होगी, लेकिन कुछ दोस्तों ने कहा है कि ज़रा आप रेडक्लिफ अवार्ड की वजाहत कर दें कि वो उसका कश्मीर के साथ ताल्लुक, इंडिया पाकिस्तान के रिलेशनशिप से क्या, उसमें प्रॉब्लम्स क्या हुए, क्या चीज़ें, सच क्या है और झूठ क्या है। तो बात ये है कि सबसे पहले आप देखें कि ये मेरी जो किताब है ना, जिना हिज सक्सेसेस फेलियर्स एंड रोल इन हिस्ट्री, मैंने पिछली दफ़ा उसके सारे इंडियन पाकिस्तानी एडिशंस, उर्दू, हिंदी और पंजाबी गुरमुखी एडिशंस आपको दिखा दी हैं। मेरी जो किताब है पाकिस्तान द गैरजन स्टेट, उसके अंदर भी आपको ये डिटेल्स मिल जाएंगी। इसी तरह जो है द पंजाब ब्लडीड पार्टीशन एंड क्लेंस्ड, इसके अंदर भी इस इशू को डील किया गया है। इसकी कोई भी एडिशन आप ले लें, लेकिन आज हम वो इस्तेमाल कर रहे हैं जो जिना वाली किताब है, क्योंकि लेटेस्ट मेरी इस इशू पे यही किताब है। तो ये रेडक्लिफ अवार्ड का क्या प्रॉब्लम हुआ, वेरी वेरी क्विकली, क्योंकि इस पे मैंने वीडियोस पहले बना दी हुई हैं कई दफ़ा। 3 जून पार्टीशन प्लान के मुताबिक इंडिया की पार्टीशन होनी थी, और जो है पंजाब और बंगाल की असम्बलियों ने वोट करना था कि पूरा पंजाब और बंगाल पाकिस्तान को मिले या इनके पार्टीशन होके आधा हिस्सा इंडिया को, आधा पाकिस्तान को, इस तरह की पंजाब और बंगाल की भी पार्टीशन हो। वो भी मैंने बता दिया। फिर मैंने बताया था कि एक पंजाब बाउंड्री कमीशन बनी थी, जिसके आगे सब पॉलिटिकल पार्टीज ने अपना अपना मौक़िफ़ रखा कि पंजाब की और बंगाल की तकसीम कैसे होने चाहिए। एक बाउंड्री कमीशन पंजाब की और बंगाल के नॉमिनेटेड जजेस थे, मुस्लिम लीग की तरफ से नॉमिनेटेड जजेस, सिखों की तरफ से और हिंदुओं की तरफ से चार चार जो थे, दोनों सब ने अपनी अपनी पार्टी जिसने नॉमिनेट किया था कहा कि जी उसकी पोजीशन सही है। तो आखिर में कोई और तरीका नहीं था मास हुए कि सर सिरिल रेडक्लिफ, जो सब की अग्रीमेंट से बुलाए गए थे, बिकॉज ही हैड नॉट बीन टू इंडिया। बाद में कहा जाता है कि वो तो आया ही नहीं था, तो ये है वो है। एक्चुअली उसका इंडिया में ना होना सबको काबिल कबूल था कि वो न्यूट्रल होगा, किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं था। जिना साहब ने भी अप्रूव किया, बाकियों ने भी किया। सो सिरिल रेडक्लिफ अब जब दोनों बाउंड्री कमीशन के जजेस जो हैं वो अग्री नहीं कर सकते कि पंजाब की और बंगाल की पार्टीशन कैसे हो, तो हु विल गिव द फाइनल, वो क्या कहते हैं, अवार्ड कहते हैं। और अवार्ड जो है ना चेयरमैन का, उसका कोई यू कैनॉट क्वेश्चन। तो अब हुआ क्या कि पार्टीशन ऑफ पंजाब और बंगाल पे लॉर्ड वेवल, जो लॉर्ड माउंटबेटन से पहले यानी सेकंड लास्ट वाइसरॉय थे इंडिया के, उन्होंने जब देखा कि हिंदुस्तान में ये सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान आईएनए ने कर दिया है ये शोर, और कांग्रेस को जेलों में डाला हुआ है, हर जगह ये शोर मच रहा है, तो अब हम इंडिया को कंट्रोल नहीं कर सकते, हमें जाना ही पड़ेगा। तो 27 दिसंबर 1945 को उन्होंने एक ब्रेक डाउन प्लान बनाई। वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। ये एक टॉप सीक्रेट उनकी प्लान थी जो उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट को भेजी थी, आम लोगों को नहीं था पता। ये लिखा उन्होंने, वी शुड बेस आवर सेल्व्स ऑन 2 पॉइंट्स ऑफ प्रिंसिपल।
If the Muslims insist on self determination in genuinely Muslim areas, this must be considered. On the other hand, there can be no question of compelling large non Muslim populations to remain in Pakistan against their will. ये दोनों चीज़ों को याद रखें कि अगर मुस्लिम सेल्फ डिटर्मिनेशन चाहते हैं उन इलाकों में जहां वो मेजॉरिटी में है तो उनको दे दो, लेकिन उन इलाकों में जिन जगह पे नॉन मुस्लिम मेजॉरिटी में है उनको पाकिस्तान का हिस्सा बनने पे मजबूर नहीं किया जा सकता। ये पाकिस्तान में इस चीज़ को छुपाया जाता है। वजाहत मसूद साहब भी वैसे पढ़े लिखे जर्नलिस्ट है, वो भी मैंने एक दफ़ा देखा इंटरव्यू में इस बात पे अनइन्फॉर्म्ड थे, बाकी सारे मतलब डंडी मारते हैं। इसके बाद 7 फरवरी 1946 को, हाँ जी, वेबल ने ब्रेकडाउन प्लान के बाद एक डीमार्केशन यानी कि कैसे पंजाब का और बंगाल का बॉर्डर डिवाइड होगा उस पे पूरी डिटेल्स दी। तो वो ये कहते हैं कि वेस्ट पाकिस्तान में क्या क्या आना चाहिए। सिंध, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, ब्रिटिश बलोचिस्तान एंड रावलपिंडी, मुल्तान एंड लॉर्ड डिवीजन्स ऑफ पंजाब, लेस अमृतसर एंड गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट्स के। देखें, मैंने बताया था कि 5 डिवीजन्स थी, तो उनमें से पूरी मुल्तान डिवीजन, पूरी रावलपिंडी डिवीजन पाकिस्तान को मिलनी थी और लाहौर डिवीजन में सारे इलाके मिलने थे मां सवाए अमृतसर और गुरदासपुर के। ये वेवल ने हैड लेड दिस आउट। वाई वो मैं मैप में दिखाऊंगा कि अगर ये गुरदासपुर 1931 के सेंसस में हिंदू सिख मेजॉरिटी थी, वेरी स्लाइट। 41 के सेंसस में ज़रा मुसलमानों की लेस देन 1% मेजॉरिटी हो गई थी, लेकिन फिर भी वेवल ने कहा था कि गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट जो है वो इंडिया में रहना चाहिए। उसकी वजह ये थी, जो मैप्स में हम आप देख लेंगे, कि अगर गुरदासपुर भी वो दे देते पाकिस्तान को तो अमृतसर जो कि वो कहते हैं इंडिया में रहेगा, हाँ, वो फिर हर तरफ से पाकिस्तान उसको घेरे में ले लेता, मासवाए ईस्ट के जो इंडिया में होना ही था। इसको रोकने के लिए ये किया गया था। तो ये 7 फरवरी 1946 में वेवल ने लिख के सीक्रेट रिपोर्ट बना के भेज दी थी। बंगाल को हम छोड़ देते हैं, वो भी यहाँ पे हैं। और ये भी मैं बता दूं कि जिन्ना साहब को कैबिनेट मिशन प्लान के डेलीगेशन से सब बातें हुई तो उन्हें बताया गया कि मिस्टर जिन्ना, बी रेडी दैट गुरदासपुर एंड डिस्ट्रिक्ट में नॉट बी गिवन टू पाकिस्तान। उधर कलकत्ते का भी कह दिया था, वी कैन एट द मोमेंट लीव बंगाल। हाँ जी, तो ये जिन्ना साहब को बता दिया गया था कि गुरदासपुर शायद आपको ना मिले, क्योंकि ये टॉप सीक्रेट प्लान थी। उसके बाद अब अगर आप ये याद रखें तो रेडक्लिफ का प्रॉब्लम ये है कि पंजाब की बाउंड्री कमीशन जो है उसके जज तो अग्री नहीं कर रहे कि पंजाब को कैसे डिवाइड किया जाए। जो कांग्रेस की तरफ से जो जज थे जस्टिस महाजन, वो कांग्रेस की पोजीशन को सपोर्ट करते हैं। जस्टिस तेजा सिंह जो सिखों की तरफ से नॉमिनेट हुए थे, वो सिखों के क्लेम जो हैं पंजाब पे वो उन्हें अपहोल्ड करते हैं। और जस्टिस दीन मोहम्मद और जस्टिस मुनीर जो मुस्लिम लीग ने नॉमिनेट किए थे, वो कहते थे मुस्लिम लीग जो मांग रही है वही दुरुस्त है। तो अब सिरिल रेडक्लिफ व्हाट शुड ही डू? कहते हैं जी नेहरू ने उस पर जोर डाला, माउंटबेटन ने जोर डाला, लेडी माउंटबेटन का ये रोल है। ये सब बेबुनियाद बकवास है। मैंने जैसे आपको पढ़ के सुनाया है, वेवल ने पहले ही अपनी टॉप सीक्रेट रिपोर्ट में ये लिख दिया था। तो
तो अब वेबल ने क्या करे, वो वेयर देयर इज नो एग्रीमेंट, उसने फिर पंजाब की पार्टीशन जो है, ये वेबल की टॉप सीक्रेट रिपोर्ट के मुताबिक की फर्क क्या डाला कि वेबल ने कहा था गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट दे दिया जाए पाकिस्तान को, लेकिन उसने क्या किया कि 3 तहसीलें जो रिवर रावी के मशरिक ईस्ट पे थी, गुरदासपुर, पठानकोट और बटाला, वो इंडिया को दी, और शकरगढ़ जो रावी के वेस्ट बैंक पे था वो पाकिस्तान को दी। तो इधर बैलेंस हो गया। उधर सिर्फ कसूर तहसील जो लाहौर डिस्ट्रिक्ट का हिस्सा थी, वो सुतलेज रिवर के ईस्ट पे जो 2-3 विलेज थे सिखों के, वो इंडिया को दिए। तो ये इस तरह उसने बैलेंस किया। दिस बिकेम द रेडक्लिफ अवार्ड। अब रेडक्लिफ अवार्ड वैसे तो 13 को तैयार हो गया था, 16 को लीडर्स को बता दिया गया था, 17 को जब ये अनाउंस हुआ तो किसी को पता नहीं था, ना कांग्रेस को, ना मुस्लिम लीग को, ना किसी और को, कि क्या है एक्चुअल उसकी। तो पाकिस्तान को ख्याल था कि गुरदासपुर तो हमें मिलेगा ही, हम मेजॉरिटी में है। तो पाकिस्तान ने एक अपना डिप्टी कमिश्नर भी वहां पे अपॉइंट कर दिया, और पाकिस्तान का झंडा गुरदासपुर में 2.5 दिन रहा, और मुश्ताक अहमद चीमा पाकिस्तान की तरफ से पीसीएस ऑफिसर थे, वो डिप्टी कमिश्नर भी रहे। 17 को जब ऑल इंडिया रेडियो पे अनाउंस हुआ तो गुरदासपुर पता लगा कि इंडिया को मिला है, सारा नहीं, 3 तहसीलें। अब इन 3 तहसीलों में से एक तहसील जो पठानकोट है, वहां से एक टूटा फूटा रोड प्रिंसली स्टेट की, अपना कश्मीर की तरफ जाता है। क्या ये सोच समझ के किया गया था? नो। वजह यह है कि 3 जून पार्टीशन प्लान और 18 जुलाई इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के मुताबिक प्रिंसली स्टेट्स तो आज़ाद रह सकती थी अगर वो चाहें। तो वो तो क्योंकि पाकिस्तान ने वहाँ पे अपने वो मुजाहिदीन भेजे, और फिर वहाँ पे इंडिया पाकिस्तान की मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन हुई, और फिर अक्टूबर 26 को साइन किया महाराजा हरी सिंह ने टू एक्सीड टू इंडिया। तो ये तो बाद में हुआ है। जो ये रेडक्लिफ अवार्ड है, ये हिंदुस्तान को पसंद नहीं आया था, क्योंकि सिखों और कांग्रेस का क्लेम था कि ये सियालकोट डिस्ट्रिक्ट, गुजरांवाला डिस्ट्रिक्ट, ये शेखुपुरा डिस्ट्रिक्ट, लाहौर डिस्ट्रिक्ट, और ये लायलपुर डिस्ट्रिक्ट और मंटगोमरी यानी साहिवाल, ये सारे इंडिया में हो, यही सिखों की तरफ क्लेम था। ये सारे तो सारे पाकिस्तान में रह गए थे। तो रेडक्लिफ अवार्ड ने सारे वो इलाके दे दिए पाकिस्तान को जो वेबल देना चाहता था। तो पाकिस्तान के साथ तो सारे वो इलाके रह गए जो पाकिस्तान क्लेम कर रहा था, यानी जो वेबल वांटेड टू गिव टू पाकिस्तान, प्लस पाकिस्तान गॉट शकरगढ़ तहसील जो कि रेडक्लिफ ने दी क्योंकि वो मशरिक में थी। तो हिंदुस्तान तो इससे खुश नहीं था। पाकिस्तान को ये एतराज था, जी ये रोड मिल जाता है कश्मीर को, लेकिन कश्मीर का तो तब मसला ही नहीं था, वो तो आज़ाद रह सकता था। वो तो बाद में इस रोड का कुछ फ़ायदा हुआ जब यहाँ से हमला पाकिस्तान ने मुजाहिदीन भेज दी और वहाँ पे मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन हो गई। तो दोस्तों, मैंने आज आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि रेडक्लिफ अवार्ड जो है वो उसकी बैकग्राउंड क्या थी, मैंने पढ़ के भी सुना दिया है। बाकी आप किताबें ख़रीदा करें और वो पढ़ा करें। डोंट फोर्स मी ऑल द टाइम टू कीप रिपीटिंग द सेम थिंग्स। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट।